हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस रेलवे के लिए, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जीडीसीई हो या जेई, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आता है, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने वाले हम लोग 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ फॉर द सेम। Liquid exert pressure on the wall of the container. Air exert atmospheric pressure on us. We don't feel atmospheric pressure as it is negligible in quantity. कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट को मार्क कीजिएगा कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए पहले। तो इसका आंसर होगा क्या? लास्ट वाला, क्योंकि देखिए ये वाला जो बोला है स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा, और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यही चीज़ पहला वाला ऑप्शन बोला है। उसके बाद बोला है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो प्रेशर लगाता है वॉल्स पे, कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर लगाता है। उसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन है कि अगला वाला जो ऑप्शन है कि एयर एक्सर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस, यानी कि एयर जो है हम लोगों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला सुनिए, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल? द डीएनए, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, पहले तो खुद से ट्राई कीजिए समझने का, अगर नहीं होता है तो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझा दे रहे हैं। बोलना चाह रहा है कि सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके पास हेरिडिटी मटेरियल यानी डीएनए होता है? सेल वॉल के पास, न्यूक्लियस के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास, या फिर साइटोप्लाज्म? आंसर खुद से देना है पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या दिया आपने? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस इसका सही आंसर होगा। तो न्यूक्लियस है जिसके पास क्या होता है? आपका हेरिडिटरी मटेरियल या जीन्स होता है। ठीक है, और ये किसका कंपोनेंट है? सेल का ही कंपोनेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, यानी जीन्स होता है। तो इसको क्लियरली समझने के लिए ऐसे समझिए, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम से ही क्या है? ये हमारा डीएनए या फिर जीन्स है। ठीक है, तो एक्चुअल में कहाँ से आया हमारा न्यूक्लियस? जो हेरिडिटरी मटेरियल आया वो कहाँ से आया? हमारा न्यूक्लियस से आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर है आंसर होगा। अगला सुनिएगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज। तो बोला गया कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सुनिएगा, एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है, एसिड मान लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता क्या है? सॉल्ट बनता है। जैसे ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है और H2 है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो एसिड बेस का रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एग्जाम्पल भी ले लिया आपने, HCl क्या है? एसिड है, NaOH क्या है? बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बनता क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है। आगे सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर एज डिसइंफेक्टेंट। बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जिसको ऐसा केमिकल है जिसका यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, क्लोरीन है, इथेनॉल है, फॉस्फोरस है, टेफ्लॉन है। पहले खुद से आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो वाटर को अगर प्यूरिफाई करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं। ठीक है, सुने भी होंगे कि शहरों में जो पानी आता है ना, वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, यानी कि उसको क्लोरीन से क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे मान लेते हैं दिल्ली वगैरह में है, कोलकाता में है, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है? जो वाटर आता है उसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है। तो कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? क्लोरीनेशन के द्वारा भी प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजिग्नेटेड एज। तो बोला क्या है? ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उसके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, आर डिजिग्नेटेड, उसको क्या बोला जाता है? चेक सेल बोलेंगे, ऑटोक्रियोटिक बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे, या प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आप मेन पॉइंट याद रखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब यही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका सेल ऑर्गेनाइज वे में होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये भी बोला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आता है, जैसे हम लोग का सेल्स है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिफरेंस दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का सिंपल से स्ट्रक्चर होता है, इसका कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोमिनेंट, यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, साइज भी बड़ा होता है, ठीक है। सेल वॉल हैज़ चिटिन यानी सेल्यूलोज होता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, सेल वॉल हैज़ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। उसके बाद यह जो प्रोकैरियोटिक होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक क्या होगा, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर तो नहीं है हम लोग। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो आपके क्वेश्चंस में था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, नो ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है। तो हमारे क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं ह्यूमंस, प्लांट, फंगीज, प्रोटिस्टिस, ठीक है। और इसमें कौन आता है, प्रोकैरियोटिस में बैक्टीरिया आते हैं, आर्के आते हैं, ठीक है, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो कैसे याद रखेंगे, यू बोले तो यू बोला ना, यूकैरियोटिक्स, तो यूकैरियोट्स, तो कैसे याद रखेंगे, यूकैरियोट्स मतलब यू बोले तो तुम मतलब इंसान बोले तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक्स में आएगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं आएगा। अब बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो बोला गया है क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिए और जो लाइन आ रहा है वो टाइम के एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, टाइम के एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो होगा क्या, इसका मतलब क्या होगा, अब आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्यों ऐसा, देखिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो जो हमारा लाइन आ रहा है वो पैरेलल टू टाइम आ रहा है, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये पैरेलल टू टाइम ग्राफ, टाइम के लाइन के पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी क्या है, रेस्ट पे, बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। अगर डिस्टेंस कवर करता तो ये वाला बढ़ता, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही का वही है। तो क्या होगा, ये होगा स्टेशनरी बॉडी होगा या फिर रेस्ट पे होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ कवर किया है, तो इस टाइम के हिसाब से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया है, फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी आगे बढ़ा है, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या बोला है कि वो इस तरह का कर्व बनाते हुए, और क्या लिखा है, व्हेन स्पीड इंक्रीज, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, माने डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम से कम टाइम लग रहा है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम से कम टाइम लग रहा है, अब तो क्या होगा, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है छोटा से छोटा डिस्टेंस कवर करने में, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों ग्राफ दिमाग में बैठा लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे रिलेटेड करेक्ट है, ठीक है। क्या होगा, इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट कैन बी अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल्सिव, इट हैज़ यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पोजेज, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या होगा इसका आंसर, तो पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। जैसे अर्थ किसी चीज भी ऑब्जेक्ट को खींचता है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। तो ये क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में है, नॉन कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब और डिटेल्स की बात करें तो, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है, ये अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। अट्रैक्टिव होता है तभी तो ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, नीचे की ओर खींच लेता है, ठीक है। उसके बाद ये इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर, मतलब फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़, ठीक। फोर्स इन्वर्सली होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इट इज़ द सेम इन एवरी मीडियम, आइदर एयर वाटर स्पेस, जो भी होगा सेम होगा। ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का है, वीकेस्ट फोर्स है और लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। द फोर्स एक्ट
along the line joining the center of bodies and it is a central force, एक तरह का सेंट्रल फोर्स। तो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव होता है, फोर्स जो है वो इन्वर्स रिलेशन के साथ होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। उसके बाद ये वीकेस्ट फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज का फोर्स है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ को मानता है। उसके बाद ये सेंट्रल फोर्स है। तो अब देखिए ऑप्शंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे बोला इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, नहीं भाई साहब ये तो अट्रैक्टिव होता है। इट हैज़ ए यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पोजेस, नहीं हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी का वैल्यू बात करें तो अर्थ के पास सिर्फ नहीं होता है, मून के पास भी होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मून के पास भी होता है, तभी तो वो सुने होंगे कि मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ के ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम होता है। ठीक है, माने अर्थ का ग्रेविटी 6 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ पे फिर लास्ट ऑप्शन दिया है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, जबकि बात की है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। ठीक है, ये चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे सुनिए, मैच द पॉइंट अंडर द लिस्ट 1। ठीक है, 1 और 2। अब बोला कि इनमें 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है, ये वाला जो मैंने ये वाला वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है एनिमल किंगडम से रिलेटेड। आप प्ले लिस्ट में जाइए, एनिमल किंगडम मिल जाएगा आपको, एनिमल किंगडम से रिलेटेड। तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 1 का ए। ठीक है, पोरीफेरा का क्या होगा, पोरीफेरा का होगा स्पॉन्ज। ठीक है, उसके बाद नाइडेरिया का होगा ये आपका जेलीफिश। ठीक है, मोलास्का का होगा स्क्विड, और अर्थ्रोपोडा का होगा आपका सेंटिपिडीज। ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, आप एनिमल किंगडम का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, सारा कुछ बता दिया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है। प्लेग है, टाइफाइड है, मलेरिया है। ठीक है, पहले खुद से आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, दे दिया होगा उम्मीद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी प्लेग एंड टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ है। उसके बाद प्लेग और टाइफाइड जो है ये आपका बैक्टीरिया के कारण। और कौन कौन सा बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद तो रखना पड़ेगा आपको। टाइफाइड की बात कर चुके, उसके बाद प्लेग की बात कर चुके, कोलेरा है बैक्टीरिया के कारण, डायरिया है, ठीक है, निमोनिया है, डिप्थेरिया है, वुपिंग कफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, एंथ्रेक्स है, टेटनस है। तो ये सारे जो बीमारी है ये आप याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेट में ट्रिक बना करके याद रखिए या कैसे भी रखिए, लेकिन रखना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा बीमारी था मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाकी कोलेरा है, टाइफाइड है, लेप्रोसी है, प्लेग है, टेटनस है, एंथ्रेक्स है, ट्यूबरकुलोसिस, वुपिंग कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, डायहाइड्रल डिजीज, ये सारे किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। द प्रोसेस बाय विच टू इमिसिबल लिक्विड गेट मिक्सड वाइल वन डिस्पर्सेस एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद इन द अदर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐसा लिक्विड है जो मिक्स नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं पेट्रोल को इसके साथ, पेट्रोल को वाटर के साथ मिक्स कीजिएगा तो वो प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, पेट्रोल का लेयर अलग बनता है और वाटर का लेयर अलग बनता है, तो इसको इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जो सरसों तेल देते हैं पानी वगैरह में, पानी में अगर सरसों तेल गिर जाता है तो देखिएगा उसका अलग लेयर बनता है, वो मिक्स नहीं होता है प्रॉपर। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड है मिक्स हो रहा है, वाइल वन डिस्पर्स एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, विद इन द अदर इज नोन एज। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसको एक बार ऐसे भी देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू, ये देख लें इमल्सिफिकेशन कैसे हो रहा है। कंबाइनिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि मान लेते हैं वाटर है और ऑयल है, मिक्स कीजिएगा तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आएगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। लेमन है, काउ मिल्क है, पोटैटो है, कुकम्बर है। तो इसका आंसर होगा आपका लेमन। लेमन जो है विटामिन सोर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, विटामिन सी का सोर्स है बहुत अच्छा। ठीक, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, स्पेशली साइट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो विटामिन सी का सोर्सेज होते हैं। ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग थ्रू द सर्किट।
बोला गया है कि करंट जा रहा है कितना एम्पियर का, 0.8 एम्पियर का, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना सर्किट के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को जानना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q, इलेक्ट्रिक चार्ज को दर्शाते हैं Q से, ठीक है। तो Q इक्वल टू IT का फॉर्मूला होता है। I को लेते हैं, I होता है करंट, और टाइम जो होता है ये सेकंड में लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 5 करना पड़ेगा, और I का वैल्यू 0.8 दिया हुआ, तो ये 240 कूलम आएगा। याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेज़र करते हैं, कूलम में मेज़र करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में मेज़र करते हैं। आगे सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल नेम द करेक्ट, नेम इज़ करेक्ट। बोला गया कि कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है, इसमें से बताएं उसका नाम क्या सही है या गलत है, ठीक है, कौन सा सही है। तो बोला गया कि स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, उसके बाद SA, ठीक है, SA नोड को बोला जाता है नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। कौन कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, ठीक है। बोथ 1 और 2 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लाइजोजोम्स होता है, सेल्स में जो लाइजोजोम्स होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। माने कोई भी अगर सेल डैमेज है, सेल का कोई पार्ट डैमेज है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में आपका जो लाइजोजोम्स होता है वो होता ही नहीं है। आरबीसी में लाइजोजोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अब सेल मान लेते हैं डैमेज हो गया तो वो कहीं तो जाके ख़त्म होगा, तो कहाँ जाके ख़त्म होता है, स्प्लीन में जाके ख़त्म होता है, ठीक है, स्प्लीन में जाके ख़त्म होता है। इसलिए उसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्र, ठीक है। अब आरबीसी का कब्रिस्तान बोलिए, कब्र बोलिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे जाके आरबीसी जाकर के ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, व्हेन एसिड A इज एडेड टू बेस B, C इज प्रोड्यूस अलोंग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बोला गया कि एसिड है, कोई भी एसिड है A, उसको बेस B के साथ रिएक्शन कराता है तो C प्रोड्यूस हो रहा है। अब C के साथ क्या हो रहा है, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। C इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब बोला गया है कि C का जो यूज़ होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है। बताइए ABC क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको हिंट दे दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब तक आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं जानेंगे आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो है हर एक में एसिड और बेस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहीं पे खेला हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जानना पड़ेगा आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम भी होता है, सल्फेट भी होता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, सी में कहाँ पे कैल्शियम और सल्फेट है। देखिए यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे अल्मोनियम है, तो अल्मोनियम सल्फेट तो होता नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम तो है, क्लोराइड दे दिया है, तो कैल्शियम सल्फेट चाहिए, यानी कि C नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, एकदम कन्फर्म है। अब देख लेते हैं, फिर मिला के देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एसिड है। लाइम वाटर क्या होता है, बेस है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और उससे हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में हेल्प होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है, CaSO4 ½ H2O, ठीक है। यहीं से क्या हो रहा है, इसका और क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मार सकते थे सिर्फ कैल्शियम सल्फेट देख करके, तो तभी मार पाएंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, या कौन कौन सा एलिमेंट है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तभी मार पाएंगे। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्रोटेक्टिव कोटिंग इज अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। निकल, जिंक, कॉपर, सिल्वर। पहले खुद से आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आयरन को प्रिवेंट किया जाता है रस्टिंग से, यानी जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो आयरन का जो कोटिंग करते हैं, यानी कि आयरन का जो लेयर चढ़ाते हैं आयरन पे, वो कौन चीज़ का लेयर चढ़ाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिंक का लेयर चलाते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। अगला सुनिएगा,
An object float in liquid with half of its volume submerged in the liquid. What is the buoyant force acting on the object? तो बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है इन ए लिक्विड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, माने आधा डूब चुका है, आधा सबमर्ज कर चुका है और आधा फ्लोट कर रहा है। बताइए बायोंट फोर्स जो एक्टिंग कर रहा है उस बॉडी पे, बायोंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी पानी पे होता है तो उसको नीचे से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होता है, उसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स। तो बताइए अब बायोंट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा, लेस देन इट्स वेट होगा, मोर देन इट्स वेट होगा, या इक्वल टू इट्स वेट होगा? खुद से ट्राई कीजिए। तो सुन लीजिए ध्यान से, जब कोई बॉडी आधा डूबा हुआ है और आधा फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो बायोंट फोर्स होगा वो इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि जितना उसका वेट है उतना ही उसका बायोंसी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर किया हुआ है। ठीक है, आधा डूबा हुआ है और आधा फ्लोट कर रहा है। अब इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, तो ये वाला तो हो गया कि जब आधा डूबा हुआ है, आधा ये किया, आधा डूबा हुआ है, आधा फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब बायोंसी फोर्स और वेट बराबर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं बायोंट फोर्स अगर ग्रेटर देन वेट हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। यानी नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो बॉडी तो फ्लोट करेगा ही, ऑब्वियस है। और अगर बायोंट फोर्स लेस हो गया, यानी नीचे से जो फोर्स लग रहा है, पानी में जो नीचे से फोर्स लग रहा है, अगर वो ग्रेटर है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो बॉडी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, यानी सिंक कर जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि वेट अगर बराबर है बायोंट फोर्स के तो बॉडी फ्लोट करेगा, आधा फ्लोट करेगा, आधा डूबेगा। वेट अगर ज़्यादा है, ठीक है, बायोंट फोर्स से, तो बॉडी क्या करेगा, डूब जाएगा। अगला सुनिएगा, इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बोला गया है कि सेपरेशन का काम लिया जाता है जब दो मिसिबल लिक्विड, अभी मैंने बताया इमिसिबल मतलब जब दो लिक्विड एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला है, जब दो लिक्विड एक दूसरे से घुल जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको कैसे अलग कर दिया जाता है, कैसे अलग करेंगे? ठीक है, दो मिसिबल लिक्विड है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे सुनिएगा, सेल्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कोर्क बाई, तो बोला गया कि सेल जो है वो ऑब्जर्व किया गया था कोर्क में, किसके द्वारा किया गया था, इन 1965। ठीक है, खुद से आंसर कीजिए इसका, ये तो आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर सेल्स जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कोर्क में सबसे पहले। उसके बाद बात करें बाकी सब जो ऑप्शंस हैं, थ्यूपेरस्टस, ये इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड जेनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने ही स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को खोजा था। ठीक है, या बनाया था एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। उसके बाद बात करें एंटोनियो वैन लेनहोक, ये इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसने डिस्कवर किया था प्रोटिस्टिस एंड बैक्टीरिया को। ठीक है, तो याद रखना है, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, एंटोनियो वैन लियोनहोक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है इनको। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैसेस, बोला गया है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेज़र करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस, जिससे हम लोग ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मेज़र करते हैं, ह्यूमिडिटी। अब बेलोमीटर की बात करें तो बेलोमीटर हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, रेडिएशन को कैसे मेज़र करते हैं, टेम्परेचर के द्वारा, टेम्परेचर को मेज़र करके हम लोग रेडिएशन मेज़र करते हैं बेलोमीटर से। ठीक है, उसके बाद बात करें हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो गया तो आपका ह्यूमिडिटी, और हाइड्रोमीटर क्या बताता है आपको, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड व्हेन कंपेयर टू वाटर, माने कितना डेंसिटी है वो हाइड्रोमीटर से ही पता चलेगा, किसी लिक्विड का कितना डेंसिटी है वो वाटर से कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोमीटर। और एल्टीमीटर क्या बताता है, एल्टीमीटर आपका हाइट बतलाता है। ठीक है, तीनों देख लिए, बेलोमीटर रेडिएशन, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी, एल्टीमीटर हाइट।
ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन लाउडनेस ऑफ साउंड। इनमें से कौन सा है जो मेज़र करता है लाउडनेस ऑफ साउंड को, कि कोई आवाज़ कितना लाउड है, कौन चीज़ से पे मेज़र करेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेवलेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वेव है वो वाई एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहा है, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखिए ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, वाई एक्सिस में कम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड देखिए बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्वाइट है, क्वाइटर साउंड है, और ये वाला लाउडर साउंड है। अब बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेकंड में कितनी बार, बहुत बार ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, या एक वेवलेंथ पे बहुत बार ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये एक सेकंड में सिर्फ आधा ही वाइब्रेट किया है, लेकिन ये देखिए एक सेकंड में कितने बार कर लिया है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, लोअर पिच होगा और इसका हायर पिच होगा। तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग पिच का पता लगाते हैं। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका पिच ज़्यादा। ठीक है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका पिच कम। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, है ना। उम्मीद है अच्छा लगा है वीडियो, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।